ओके, चलें ये लास्ट टाइम जो है ना, आई थिंक हमने ये डिस्कस किया था। यहाँ से हम चले हम स्टार्ट करते हैं, एक दो स्लाइड्स आगे थे बहरहाल। तो इसमें हमने कहा था कि ये जो है ये हमारा अ, ये डेटाबेस सिस्टम, यानी कि जिसमें हम कहते हैं कि ये हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे, डीबीएमएस होगा, और फिजिकली जैसे डाटा स्टोर है वो इसमें शामिल होगा। और ये यूजर्स हैं, प्रोग्रामर्स, आउटसाइड ऑफ सिस्टम उसको हम कह देंगे। तो इसमें हमने कहा था कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जो कि इसके अंदर भी मजीद कई इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अगली स्लाइड में भी इसको हम देखेंगे कि कुछ कुछ को हम देखेंगे, फिर कुछ को अगली स्लाइड पे हम चेक करेंगे कौन कौन से हैं। तो इसमें होता है कि डीबीएमएस एक्चुअली एक तरह का एक आप कह लें कि एक लेयर के तौर पे एक काम कर रहा होता है बिटवीन यूजर एप्लीकेशन और फिजिकली जहाँ डाटा स्टोर है, तो इसके दरमियान में ये अगले चैप्टर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस थ्री लेयर आर्किटेक्चर है, उस पर डिटेल से बात करेंगे। तो वहाँ पे फिर ये चीज़ जो है फर्दर क्लियर होगी। तो अभी आप ये समझें कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं इनको इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता कि डाटा फिजिकली किस तरह से स्टोर हुआ है या उसकी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो किस तरह का है। अगर आप चेंज भी कर दें तो उससे उसको जो है वो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, यानी आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम एज इट इज रहेगा। ये उसके उस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट है जिस तरह से हमने बात की थी कि जो फाइल बेस्ड अप्रोच होती है उसमें प्रोग्राम जो हैं वो एक्चुअली डिपेंड कर रहे होते हैं कि फाइल्स पे, कि वो डाटा किस तरह से उन फाइल्स के अंदर जो है वो स्टोर्ड है। अच्छा, इसको फर्दर हम करें तो ये फिर थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, इसमें फिर डिफरेंट रोल्स आ जाते हैं, यूजर्स के टास्क आ जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। जैसे हमने डीबीएस स्टाफ की बात की थी, तो यहाँ पे हमने ये कहा था कि ये डीडीएल होती है। डीडीएल स्टैंड्स फॉर, इसको हम कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो एक्चुअली डाटा जिस तरह से आप टेबल्स डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, फिर टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करते हैं, किसी फील्ड की डाटा टाइप या कुछ इस तरह से कोई फील्ड ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, वो सारी की सारी जो है वो स्टेटमेंट्स हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। होती ये भी सीक्वल स्टेटमेंट्स ही है, लेकिन ये है कि हम उनको एक अलग से हम उनको कह देते हैं कि दीज आर डीडीएल स्टेटमेंट। तो फिर ये हमारे पास डीडीएल कंपाइलर होता है। और इसका देखेंगे जैसे यहाँ पे है कि सिस्टम कैटलॉग और डाटा डिक्शनरी, जहाँ पे मेटा डाटा स्टोर होता है। एक्चुअली ये जो है ये वो जगह है जहाँ पे मेटा डाटा या आप कह लें कि जो डाटा अबाउट डाटा है जहाँ पे स्टोर होता है। अच्छा, फिर इसी तरह से हमारे पास ये कैजुअल यूजर है, ये क्यूरीज के जरिए सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक क्यूरी कंपाइलर होता है जो कि क्यूरी को उन स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करता है जिससे कि डाटा आपने एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम योर डेटाबेस। क्यूरी ऑप्टिमाइजर होता है ताकि आप डाटा जो है वो कम से कम टाइम में जो है अ, उसको जो है वो रिट्रीव कर सकें। इस तरह से हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं और ये डीएमएल के जरिए जो है, या डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल स्टैंड्स फॉर, सॉरी ये थोड़ी सी गलती हो गई है कि ये डाटा मैनिपुलेशन नहीं है, आपने भी पॉइंट आउट नहीं की, दिस इज डाटा डेफिनेशन। और ये जो डीएमएल है दिस स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन। अच्छा, तो इस तरह से जो है ये ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे एक पॉइंट पे आके इकट्ठी होती हैं। उसमें डीबीए कमांड्स हैं, क्यूरीज है, ट्रांजेक्शन है, फिर ये हमारा रन टाइम डाटाबेस प्रोसेस है, ये भी इसी तरह से एक डीबीएमएस का एक कंपोनेंट है। और फिर यहाँ पे इसके और भी हैं जिसमें स्टोर डाटा मैनेजर, कॉन्करेंसी कंट्रोल, बैकअप रिकवरी सब सिस्टम्स हैं। और ये हमारा एक्चुअल जो है वो स्टोर डाटाबेस है। तो ये उसका एक थोड़ा सा एक डिटेल ओवरव्यू है। इसी को अगर हम देखें फर्दर अगर हम करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्यूरी प्रोसेसर की अभी हमने पीछे बात की थी और स्टोरेज मैनेजर की बात की थी, और ये फिर हमारी एक्चुअल स्टोरेज डिस्क स्टोरेज होती। तो ये बाउंड्रीज जो डॉटेड लाइंस है ये क्यूरी प्रोसेसर की बाउंड्री है। फिर इसमें देखिएगा डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इनके, वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि जो जो भी काम है उसको कैरी आउट करने। क्यूरीज हैं, डीएमएल कमांड्स हैं, डीडीएल कमांड्स हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि ये डीएमएल क्यूरीज हैं और ये डीडीएल कमांड्स हैं।
तो उसको जो है वो करना है, फिर ये उसके आप ये कह लें कि DML कंपाइलर ऑर्गेनाइजर, फिर ये यहाँ पे क्यूरी एवोल्यूशन इंजन आता है, और फिर ये फाइल मैनेजर के साथ इंटरेक्ट करता है, बफर मैनेजर के साथ करता है, ऑथराइजेशन एंड इंटेग्रिटी मैनेजर है, ट्रांजैक्शन मैनेजर है। तो उसके बाद फिर इसमें देखें कि ये जो फिजिकली डाटा है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये बहरहाल काफ़ी ये डिटेल चीज़ है, ये इतनी कोई सिंपल नहीं है। इसको इंशाल्लाह आगे चल के जो अगले चैप्टर्स में हम इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं जो कि हमें टिपिकली जो DBMS ऑफर करता है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि डिफाइंस अ पर्टिकुलर डेटाबेस इन टर्म्स ऑफ इट्स डाटा टाइप्स, स्ट्रक्चर्स एंड कंस्ट्रेंट्स। तो हमने कहा था कि जी हमें इसमें जो डेटाबेस होता है वो बेसिकली एक आप कह लेंगे स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो कि डाटा जिस तरह से हम उसको स्टोर करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम डेटाबेस एक्चुअली डिज़ाइन करेंगे। जो हमारे इस कोर्स का एक बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमने डेटाबेस डिज़ाइन कैसे करना है। जब डेटाबेस डिज़ाइन हो जाएगा, डिज़ाइन होने के बाद उसमें बेसिकली हमने डिज़ाइन भी क्या करना है कि हमने ये देखना है कि जिस तरह से हमने रिलेशनल डेटाबेस हमने डिस्कस करना है, तो हमने उसमें देखना है कि रिलेशंस कौन कौन सी हैं, और उसके बाद हमने देखना है कि उनके एट्रीब्यूट्स जो है वो कौन कौन से हैं, और इनकी आपस में जो डिफरेंट रिलेशंस हैं इनकी आपस में रिलेशनशिप जो है वो क्या है। तो ये हमारा डिज़ाइनिंग का प्रोसेस होगा। फिर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो फिर हमने DBMS के अंदर करनी है। तो जो भी डेटाबेस स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन करते हैं उसको फिर आप इम्प्लीमेंट जो है वो DBMS के जरिए करते हैं। कंस्ट्रक्ट और लोड द इनिशियल डेटाबेस कंटेंट्स ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम। फिर यही डेटाबेस जो है DBMS आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि आप अपना जो डेटाबेस है उसको फिर आपने जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम, जिस तरह से ये हार्ड डिस्क होती है, मोस्ट कॉमनली जो है वो हार्ड डिस्क यूज़ होती हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है ये रिलेटिवली जो है वो इनएक्सपेंसिव है। और आजकल जो एक नया ट्रेंड चला है कि SSD भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन SSD जो है वो ज़्यादातर इसका जो पर्पज़ है वो कैशिंग के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये हार्ड डिस्क से ज़रा थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो लेकिन ये है कि अगर आपको हाई परफॉर्मेंस को सिस्टम चाहिए तो आप SSD भी यूज़ कर सकते हैं। इनका जो डाटा रेट है वो हार्ड डिस्क की निस्बत ज़रा बेहतर होता है। फिर इसी तरह से ये DBMS आपको प्रोवाइड करेगा कि अपने डाटा को मैनिपुलेट किस तरह से करने हैं। जिस तरह से हमने DML की बात की थी कि ये हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें रिट्रीवल आ गया, क्यूरिंग आ गया, फिर जनरेटिंग रिपोर्ट्स आ गया, फिर मॉडिफिकेशन, इसमें इंसर्शन शामिल है, डिलीशन, अपडेट्स टू कंटेंट, और एक्सेसिंग द डेटाबेस थ्रू वेब एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये है कि प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग बाय सेट ऑफ concurrent users and application programs, yet keeping all that data valid and consistent. तो ये भी हमने जो है वो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कॉन्करेंसी कंट्रोल होता है। कॉन्करेंसी के इश्यूज कहाँ पे आते हैं कि जब एक ही चीज़ को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर हम बात करते हैं कि कॉन्करेंट एक्सेस आ जाती है ये। तो उसमें अब हमने ये देखना है कि हमने किस तरह से जो है वो उसको मैनेज करना है कि हमारा डाटा जो है कंसिस्टेंट स्टेट पर है। अदरवाइज क्या होगा कि एक ही डेटाबेस की दो डिफरेंट स्टेट जो है दो डिफरेंट यूजर्स को जाएंगी, तो वो जो है वो फिर थोड़ा सा उसमें जो है वो इशू आएगा कि हमारा डाटा जो है वो फिर वैलिड नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जो एडिशनली प्रोवाइड कर सकता है हम उसमें ये है कि प्रोटेक्शन है, और सिक्योरिटी मेजर्स हैं टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि इसने सिर्फ जो है वो ऑथराइज यूज़र को ही एक्सेस देनी है डेटाबेस की, और जो अनऑथराइज यूज़र है उसको प्रिवेंट करना है। तो इसके अलावा क्या होता है कि आप इसको ये कह सकते हैं कि ये एक और आपको चीज़ प्रोवाइड करता है कि आपका डाटा है, तो इसने ये देखना है कि कोई भी यूज़र जो है वो डाटा को कितना एक्सेस कर सकता है, कितना पोर्शन जो है उसका एक्सेस कर सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि तमाम यूज़र को जो है वो अनलिमिटेड या अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो है वो दे दी दे। उससे जाहिर सी बात है कि फिर वो मसला खड़ा हो सकता है कि कोई भी यूज़र जो है वो डाटा को एक्सेस करके उसमें चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। एक्टिव प्रोसेसिंग टू टेक इंटरनल एक्शन ऑन डाटा, प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा, ये भी हमने व्यूज़ की बात की थी। व्यूज़ बेसिकली ये हमने कहा था कि ये वर्चुअल टेबल्स होते हैं। वर्चुअल टेबल्स जो है वो आमतौर पर जो है वो
क्यूरीज के नतीजे में क्रिएट किए जाते हैं, और इनमें डाटा जो है वो एक टेबल से भी आ सकता है और एक से ज़्यादा टेबल से भी आ सकता है। और उसमें ये क्या होता है कि व्यूज भी इसी तरह से जनरेट किए जाते हैं कि जिस तरह जितनी यूजर की प्रिविलेज होती है उस हिसाब से जो है वो आप व्यूज जो है वो क्रिएट करते हैं। तो उसको सिर्फ जो भी यूजर है उसको सिर्फ उसकी प्रिविलेज, उसकी कितनी प्रिविलेज हासिल है, उतना जो है वो डाटा उसको जो है वो दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ डाटाबेस एंड एसोसिएटेड प्रोग्राम्स ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द डेटाबेस एप्लीकेशन। जाहिर बात है कि जब भी आप एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो कुछ अरसे के लिए नहीं होता, उसका प्लान नहीं होता है कि उसने लॉन्ग टर्म चलना होता है, और उस दौरान में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इस तरह से हो सकता है कि जैसे आज से लेट्स से कि 30 to 40 ईयर्स पहले जो है वो ये नहीं था कि इंटरनेट होगा, और जो डेटाबेस है वो आपका उसकी वेब बेस जो है वो एक्सेस भी देना होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से होता था कि जिस तरह से हमने ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात की थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक मेन कंप्यूटर था होता था जो कि आपका डीबी सर्वर है, और इसको जो है वो कनेक्ट किया जाता था फिर क्लाइंट्स के साथ। और आमतौर पे ये सारा जो कनेक्शंस होते थे, ये डेडिकेटेड कनेक्शंस होते थे। इनका पर्पज सिर्फ ये होता था कि सर्वर को क्लाइंट्स के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि 90s में, अर्ली 90s में जो है इंटरनेट आ गया। फिर ये हुआ कि जी वेब के जरिए भी आप एक्सेस कर सकते हैं। वेब का जो है वो फिर डिफरेंट हो जाता है क्योंकि वेब ओपन है, और यहाँ पे फिर आपको ये भी होता है कि जो यूज़र आपको एक्सेस कर रहा है उसको अपने फिर ऑथेंटिकेट किस तरह से करना है। तो ये सारी फैक्टर्स जो है वो आ जाते हैं। तो इस तरह से जो डेटाबेसेस हैं फिर उन्होंने खुद को मॉडिफाई किया। वो सिंपल जो स्टैंड अलोन डेटाबेस और बिल्कुल आइसोलेटेड डेटाबेसेस थे, उससे फिर वो कन्वर्ट हो गए। फिर जो कॉन्सेप्ट आया वो आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस का। यानी कि डेटाबेसेस जो है वो ये भी हो सकता है कि उसका थोड़ा सा हिस्सा जो एक जगह पे पड़ा हो, थोड़ा सा हिस्सा एक जगह पे पड़ा हो, और इस तरह से आप उनको कनेक्ट करके इंटरनेट के जरिए जो है उनको ऐसे लॉजिकली शो कर सकते हैं कि वो एक डेटाबेस है, लेकिन इनफैक्ट क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर डिफरेंट लोकेशन। तो अब ये वक्त के साथ साथ डेटाबेसेस ने खुद को इम्प्रूव किया, और उन्होंने जो है ना वो ये चीज़ें भी अपने अंदर शामिल की कि ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो इंटरनेट वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के जरिए अपने डाटा को एक्सेस करें, या वो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस को इम्प्लीमेंट करें, तो वो भी कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो दिस इज द पार्ट ऑफ योर आप कह लें कि यूजुअल ये चीज़ होती है। और एप्लीकेशन जो है वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं, ये हमने ये पहले भी कहा था कि क्यूरीज है, ये बेसिकली स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सी क्यूरी आपको सिर्फ एक टेस्ट देने के लिए मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे हम इस तरह से एक सेलेक्ट क्यूरी है। ये बेसिकली डीएमएल में आती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। और स्टेट इसमें हमने ये कहा है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट हम इसको जो वो कहते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। इसी तरह से कह लें कि आपका टेबल है स्टूडेंट्स का, और उसमें फिर आप ये कह सकते हैं कि वेयर सिटी इज इक्वल टू लाहौर। तो ये एक स्टेटमेंट है, और मेरे ख्याल में आपको इसकी कॉमन सेंस यूज करके भी आप ये कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। कुछ बता सकते हैं आप कि इस स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? एनीबॉडी जस्ट एक गेस करें कि क्या इसका पर्पस है। क्यूरी है कि सिटी लाहौर कौन से कंट्री से बिलोंग, कौन सी कंट्री में है आई गेस। सर स्टूडेंट की के नाम से एक टेबल है जो कि बता रहा है कि कौन सी स्टूडेंट है जो लाहौर से belong करते हैं। हाँ जी, ये जो दूसरा ये बच्ची ने बताया, ये इसने ठीक बताया। सर इसमें एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, मैं हाँ जी मैं जी एक्सप्लेन करूँ। सर एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट के नाम से, आपने एंटिटी स्टूडेंट्स हैं उसके नाम से टेबल बनाया है, और उसके में एक एट्रीब्यूट है सिटीज का कॉलम में, और उस कॉलम में से जो लाहौर का एक एट्रीब्यूट है टुपल में, यानी कि रो में एक लाहौर है, तो हाँ उस जी टुपल में से लाहौर को सिलेक्ट करना है। हाँ जी। तो इसमें ये जैसे इसका ये जो है इसका ये सिलेक्ट है, तो इसका मतलब है कि उसने वो चीज़ उसने सिलेक्ट करनी है। स्टैटिक का मतलब होता है कि सारे, इसका मतलब होता है कि जो हम टेबल ये बता रहे हैं ना, ये एक टेबल है जो हमने रिलेशन या टेबल की बात की थी, और ये बेसिकली एक स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या है कि जी इस टेबल में से सारे ही जो उसके कॉलम्स है ना,
जैसे अभी हम आगे चल के एक एग्जांपल भी देखेंगे, उसमें जो भी कॉलम्स हैं उन सबको ही एक्सट्रैक्ट करो वेयर ये इस तरह से होता है कि जैसे आप इफ लगाते हैं ना, इफ कंडीशन लगाते हैं, तो ये उस तरह का एक आप कह लेंगे, ये इसको वेयर क्लास जो है वो हम कहते हैं। तो इसमें क्या है कि वेयर सिटी इज इक्वल टू लाहौर। अब ये क्या करेगा कि इसका काम ये है कि इसमें एक कॉलम है इस टेबल के अंदर सिटी का, तो ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट का एड्रेस है हमने उसको जो है ना वो स्प्लिट किया हुआ है, क्योंकि एड्रेस जो है वो ऑटोमिक नहीं होता। एड्रेस को हम स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे हम उसको कर सकते हैं कि स्ट्रीट नंबर कर सकते हैं और हाउस नंबर कर सकते हैं, ब्लॉक नंबर कर सकते हैं, इस तरह से उसको जो है ना वो स्प्लिट कर सकते हैं। और इस तरह से जो है वो हम उसको स्प्लिट कर दिया, तो उसमें हमने हमारे पास एक जो कॉलम है वो है सिटी का। अब हमने ये देखना है कि हमने सिर्फ वो रिकॉर्ड्स जो हैं इसमें से हमें चाहिए कि जिसमें जो सिटी है वो लाहौर हो। तो ये एक तरह की एक इफ कंडीशन होगी, इफ एल्स जिस तरह से आप लगाते हैं, आपने सी प्लस प्लस में देखी है। तो वो सिर्फ इस कंडीशन को देखेगा, जो रिकॉर्ड्स हैं वो इस कंडीशन को जो है वो फुलफिल कर रहे होंगे, जिसके लिए ट्रू होगा उसको रिटर्न कर देगा, जो जिसको नहीं होगा उसको ये रिटर्न जो है वो नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें से हो सकता है कि आपको जो है वो कुछ लेट्स से अगर 100 रिकॉर्ड्स हैं तो मे बी आपको 20 मिल लें, 30 मिल लें, वट एवर, डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं वो लाहौर से बिलोंग करते हैं। तो ये एक सिंपल सी एक एग्जांपल है क्यूरी की। ये एक क्यूरी है, इस तरह से आपको मैंने बताया कि ये एक बिल्कुल एक वैलिड लीगल जो है वो एक सीक्वल स्टेटमेंट है, और ये डाटा मैनिपुलेशन के लिए यूज हो रही है। इसके जरिए आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, जो ऑलरेडी स्टोर हुआ हुआ डाटा डेटाबेस में उसको रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह ट्रांजेक्शन होती हैं। ट्रांजेक्शन का क्या पर्पज होता है कि ये बेसिकली पूरा एक प्रोसेस होता है, और ये आमतौर पे स्टार्ट इस तरह से होता है कि फर्स्ट आप डाटा रीड करते हैं, फिर आप उस डाटा में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर उसको सेव कर लेते हैं। यानी कि उसमें जो आखिरी स्टेप होता है कि उसमें होता है कि कमिट करना है। कमिट करने का मतलब होता है कि सेव करना, डेटाबेस की स्टेट को सेव करना। तो अब उसमें उस पूरे फेज को जो हम क्या कह देते हैं, हम उसको ट्रांजेक्शन कह देते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर वो जो जो भी आपने डेटाबेस में चेंज किया, अगर वो कमिट नहीं हुई या सेव नहीं हुई, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम डेटाबेस को रोल बैक कर देते हैं। रोल बैक का मतलब ये होता है कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले जो है जो डेटाबेस की स्टेट थी उस स्टेट पे हम वापस ले जाते हैं। उसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जब आप एटीएम से कोई आप कैश वगैरह लेते हैं, तो वो एक ट्रांजेक्शन की एग्जांपल होती है। उसमें जो पहला स्टेप होता है कि वो सबसे पहले जो ये इसमें होता है कि ऑथेंटिकेट करना होता है, यूजर को ऑथेंटिकेट करना होता है, उसको ये देखना होता है कि ये वैलिड यूजर है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो आपसे पूछता है कि आपने टास्क क्या परफॉर्म करनी है, आपको डिफरेंट ऑप्शन देता है, आपने कैश विड्रॉ करना है, ट्रांसफर करना है, जो भी करना है। फिर आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि जी विड्रॉ करना है, आपने सपोज आप विड्रॉ करते हैं, कुछ पैसे निकलवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका बैलेंस है फिर वो अपडेट हो जाता है। बैलेंस अपडेट होता है, यानी कि पहले अगर आपको फर्ज करेंगे 50,000 बैलेंस है, अब आपने उसमें से 25,000 जो है वो माइनस कर लिया है, तो अब उसने क्या करना है कि जो बैलेंस का फील्ड है उसको उसने अपडेट करना है कि वो उसने 25,000 कर देना है। तो उसने अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद फिर उसने उसको फाइनली क्या करना है कि उसने उसको सेव करना है या कमिट करना है। अच्छा, अगर तो ये फाइनल स्टेप है, जब ये हो जाता है तो फिर आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। फर्ज करें कि दरमियान में कहीं पे मसला होता है, यूजर ऑथेंटिकेट हो गया, उसने बता दी उसने विड्रॉ करना है, उसने बताया जी मैंने 25,000 अमाउंट, उसने बताई कि मैंने 25,000 अमाउंट जो है ना वो विड्रॉ करनी है। उस दौरान में कोई मसला हो गया, इंटरनेट का कुछ इशू हो सकता है, मशीन के साथ कोई मसला हो सकता है, और वो ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकी, वहां पे जो है वो एरर आ गया। अब उसने क्या करना है कि बजाय ये कि वो उसके उसके बैलेंस में से 25,000 माइनस कर ले, उसने क्या करना है कि इस ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देना। रोल बैक करने का मतलब क्या है कि उसने वापस उसका बैलेंस अगर वो माइनस हो गया था, सब्ट्रैक्ट हो गया था, तो उसने उसको दोबारा जो है उसको 25 से 50 कर देने। तो ये इस तरह से होगा। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये जो डेटाबेसेस हैं ये आपको ये सारी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती हैं कि ट्रांजेक्शन किस तरह से जो है वो कैरी आउट करनी है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ये आपको एक थोड़ा सा आइडिया देगी कि किस तरह से जो है वो डेटाबेस एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो इसमें एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल है। जाहिर सी बात है कि ये वो हर चीज़ को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने जो है वो इसमें काम करना है।
तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, कोर्सेज हैं, सेक्शंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं और इंस्ट्रक्टर्स हैं। ये हमारे पास जो है ये इनको हम कहते हैं एंटिटीज। ये देखें इन एंटिटीज का जिक्र किया है, सम मिनी वर्ल्ड एंटिटीज। मिनी वर्ल्ड इस वजह से कह रहे हैं कि ये कोई पूरा सिनेरियो नहीं आपको बता रहे, ये सिर्फ उसका एक पोर्शन जो है वो आपको जो है उसमें बताया जा रहा है। इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिसिंग है, वो सिर्फ इस वजह से कि अभी फॉर लर्निंग प्रोसेस हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे। तो जो हमने डिस्कस करना है रिलेशनल डेटाबेस जिसकी कि हम बात कर रहे हैं, रिलेशनल जो डेटाबेस है उसमें ये होता है, इस अप्रोच पे ये होता है कि ये जो एक जो है ये एंटिटी है, इसके लिए फिर एक रिलेशन या उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको एक टेबल हमने बनाना है। और उसके बाद क्या होता है कि इनकी इन जो ये जो एंटिटीज हैं इनकी आपस में भी रिलेशनशिप होती है। जैसे स्टूडेंट टेक कोर्सेज एज सेक्शंस, और डिपार्टमेंट्स हैव स्टूडेंट्स, और इंस्ट्रक्टर्स टीच स्टूडेंट्स। इस तरह से ये इनके आपस में रिलेशनशिप भी होती है। ठीक है, तो जैसे ये देखें कि रिलेशनशिप्स क्या है, दूसरी पहली चीज़ आ गई एंटिटीज, और उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल। ये आपका कॉन्सेप्चुअल मॉडल एक तरह से कह लें। अभी हमने बिल्कुल ये बात नहीं की कि ये जो डेटाबेस है ये इसमें क्या है, हम इसके अंदर अभी हमने जो कॉलम्स की या फील्ड्स की या रिकॉर्ड्स की कोई बात नहीं हमने की। अभी हम सिर्फ पहले हमने देखा एंटिटीज। सेकंड चीज जो हम देख रहे हैं वो कि इनके आपस में रिलेशनशिप क्या। सेक्शंस आर ऑफ स्पेसिफिक कोर्सेज, स्टूडेंट्स टेक सेक्शंस, courses have prerequisite courses, instructor teach sections, courses are offered by departments and student major in departments। तो ये इनके आपस में क्या है कि ये एक रिलेशनशिप है। ये हमें किस वक्त काम आती है, जब हमने टेबल्स बनाते हैं और फिर हमने ये कोशिश करनी होती है कि हमारा डाटा जो है वो रिपीट ना हो। तो हम इसको आमतौर पे जो है इस सारे प्रोसेस को हम एक खास तरह की डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या ER डायग्राम जो है वो हम कहते हैं। इसके अलावा आप UML भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उसमें वो टीचर जो है वो आपको ये बताएंगी कि UML जो है वो क्या होती है, तो उसके ज़रिए भी इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये दोनों तरीके इनमें से कोई भी जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये देखें कि ये कोर्स का टेबल है। ये अगर आप टेबल का क्या मतलब है कि इसमें रोज हैं, और इस तरह से अगर आप देखें तो ये कॉलम्स हैं। जो रोज होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं रिकॉर्ड्स को, और जो कॉलम्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम कहते हैं फील्ड, या फिर हम उनको कहते हैं एट्रीब्यूट। तो बेटा बेहतर ये होगा कि आप, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो साथ साथ इन चीज़ों को नोट भी करते जाया करें। ऑफ कोर्स ये आपके पास स्लाइड्स हैं, मैंने बल्कि अपलोड कर दी हुई हैं, लेकिन फिर भी बेहतर है कि अगर आप एक कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, उन चीज़ों को जो है वो नोट करते रहे। ये क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि फिर वो स्लाइड में नहीं आ सकती, वो फिर मैं साथ साथ जो है ना वो मैं उनको बताता हूँ साथ साथ आपको। ठीक है, तो जैसे इस टेबल में जो है वो 4 फील्ड हैं, कोर्स नेम है, कोर्स नंबर, क्रेडिट आवर्स एंड डिपार्टमेंट। तो इसमें जो है वो क्या होता है कि अगर आप किसी भी कॉलम को देखें तो उसमें एक ही किस्म का डाटा होगा। जैसे आप क्रेडिट आवर्स का देखेंगे तो इसमें सिर्फ कोर्सेज के क्रेडिट आवर्स होंगे, और इस तरह से डिपार्टमेंट में देखेंगे तो ये डिपार्टमेंट्स होंगे उनके। अच्छा, फिर अगर आप एक रो को देखेंगे ना, जैसे ये एक रो है, तो इसमें इसको हम कहते हैं इंस्टेंस। एक रिकॉर्ड को आप कह देते हैं कि कोर्स का एक इंस्टेंस है, एक कोर्स है। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस है, तो ये कोर्स है, इसका नाम, इसका नंबर, इसके क्रेडिट आवर्स कितने और ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो ये इस कोर्स का एक इंस्टेंस है। इसी तरह से कोर कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर्स का, फिर डिस्क्रीट मैथ है, डेटाबेस है। तो ये इस तरह से कोर्सेज है। अगर आप रो में देखेंगे तो आपको पूरा एक रिकॉर्ड मिलेगा आपको पूरा, लेकिन अगर आप कॉलम में देखेंगे तो फिर आपको सिर्फ एक जो फील्ड है उसके मुतालिक सिर्फ डेटा जो है मिलेगा। अच्छा, इसी तरह से देखें कि सेक्शन है, उसमें भी 5 फील्ड्स हैं। सेक्शन आइडेंटिफायर है, कोर्स नंबर है कि उसको कोर्स नंबर, कौन सा कोर्स पढ़ाया जा रहा है, किस सेमेस्टर से बिलोंग कर रहा है, ईयर कौन सा है, और उसको इंस्ट्रक्टर कौन है उसको। फिर ग्रेड रिपोर्ट है स्टूडेंट की, उसमें स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट का आइडेंटिफायर और ग्रेड है। प्री रेक्विजिट है, प्री रेक्विजिट में ये है कि कोर्स है तो उससे पहले कौन सा कोर्स पढ़ना जो है वो ज़रूरी है, उसका कौन सा कोर्स है उसका प्री रेक है। तो ये इस तरह से ये डिफरेंट टेबल्स हैं।
अच्छा, तो ये अभी ये चीज़ जो है ये मैंने आपको बताई कि जैसे अगर हम स्टूडेंट में देख लें तो इसको हम कहते हैं रिलेशनल मॉडल, हम इसे कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये इंस्ट्रक्टर का एक कि उसका नेम है, डिपार्टमेंट है, उसकी सैलरी कितनी है। तो ये इसको प्रपोज किया था ईएफ कोड ने, प्रोफेसर ईएफ कोड। तो ये आप ये कह लें कि बहुत ही तकरीबन ये 90s में 70s में, सॉरी, ये उस वक्त जो है इसने ये प्रपोज किया था। और इसकी जो सारी बैकग्राउंड है वो आगे चल के हम देखेंगे, वो सारी की सारी जो है मैथमेटिक्स की एक फील्ड है जिसको हम कहते हैं सेट थ्योरी, जिसमें कि हम सेट्स को डिस्कस करते हैं, डिफरेंट जो सेट्स हैं उसको। थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा कि सेट्स क्या होते हैं। एक सेट में जो है वो ये होता है कि उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये होता है कि ये एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, हर एलिमेंट जो है ना वो एक होता है। और ये पॉसिबल है कि दो सेट्स हों, तो इसमें जो है ना वो कुछ ओवरलैपिंग भी हो सकती है। जैसे देखेंगे इसमें जो है वो दो जो है वो ये दो एलिमेंट है, इन दोनों में कॉमन है। तो इसी तरह से हो सकता है कि डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे सेट्स का यूनियन कर सकते हैं, सेट्स की इंटरसेक्शन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी इस तरह के ऑपरेशन जो इनके ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो ये जो हमारा ये जो रिलेशनल मॉडल है ये एक्चुअली इसी सेट थ्योरी पे जो है वो बेस करता है। तो इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में जाके जो है वो हमने इसमें इसको जो है वो थोड़ा डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखें, इसको प्रपोज किसने किया था? ईएफ कोड ने, प्रोफेसर ईएफ कोड ने जो है उसको प्रपोज किया था। तो ये रिलेशनल मॉडल लाइक कुछ समथिंग स्पेशल तो नहीं है, इट्स व्हाट दैट कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि ऐसे ही होना चाहिए जी, आइडिया। मतलब रिलेशनल मॉडल दिस इट्स नॉट समथिंग स्पेशल अबाउट इट, ऐसे लग नहीं रहा देख, क्योंकि ये तो ऐसी जैसे कोई कॉमन सेंस होनी चाहिए, जैसे टेबल एक होना चाहिए, तो ये वैसे ही है या नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे ना, तो फिर आपको इसका थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा कि इसमें ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ और इसकी ये क्यों इतना अभी भी लार्जली यूज हो रहा है। उसकी वजह ये है कि इसने बड़ी जो रियल वर्ल्ड हमारे इर्द गिर्द जो है डिफरेंट चीजें हैं, और उसमें क्या है कि हमने उनको रिप्रेजेंट, असल में क्या है कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो तो एक टोटली डिफरेंट चीज है। कंप्यूटर में तो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, और ये चीज जो है ये हमारी आम, उसको तो आपको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है ना। तो इसलिए आपने कोई रियल वर्ल्ड की कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन बनानी है कि वो कंप्यूटर में रिप्रेजेंट की जा सकती हो। तो ये इसने ये काम किया था कि इसने कॉन्सेप्ट जो है वो दिया कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज है हम उसको जो है एक एंटिटी कह सकते हैं। वो एंटिटी क्या हो सकती है कि वो एक स्टूडेंट हो सकता है, वो एक कार हो सकती है, वो एक फैन हो सकता है, और वो कोई इवेंट हो सकता है जैसे कोई मैरिज है। जो भी ऐसी चीज कि जिसके मुतालिक आपके पास कोई डाटा है, तो उसको उसको आप क्या कह सकते हैं? एंटिटी कह सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि इन एंटिटीज में आपस में रिलेशनशिप होती है, कोई इनकी रिलेशनशिप जो है वो जरूर होती है। अभी जैसे हमने बात की कि स्टूडेंट है, तो इसकी कोर्स के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो होगी, कोर्स की जो है वो सेक्शन के साथ होती है। तो इस तरह से जो है फिर इंस्ट्रक्टर की जो है वो कोर्सेज के साथ होती है कि वो कौन सा कोर्स पढ़ाते हैं। तो इनके दरम्यान में कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो जरूर होगी। तो हमारा जो मकसद है वो क्या है? दिस वाज वेरी, मेरा ख्याल है कि इसको इसको समझना जो है वो रिलेटिवली आसान है। पहले जो पुरानी अप्रोचेज हैं उसकी निस्बत जो है ये काफी, और इसकी जो एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि आप ये कर सकते हैं कि जो इसकी जो इसको कंप्यूटेबल बना सकते हैं। मेन चीज ये होती है कि एक ऐसी चीज है कि जो जिसका आप प्रोग्राम नहीं कर सकते उसको, वो थोड़ा सा मसला होता है ऐसी रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन ये ऐसी रिप्रेजेंटेशन थी कि इसका एक लॉजिकल भी एक कह लें कि इसकी स्ट्रॉन्ग बेस थी, और इसके अलावा ये थी कि इसकी मैथमेटिकल बेस भी थी। उस वजह से जो है ना ये काफी काफी पॉपुलर हुई। अभी बहुत सारी हमने वो चीजें भी, तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं, इसमें ज्यादा डिटेल से बातें नहीं हो रही। लेकिन आगे चल के हमने जो है रिलेशनल अलजेब्रा, ये पूरा वो एक है, आप इसको कह सकते हैं कि जैसे अलजेब्रा होता है तो उस तरह से रिलेशनल अलजेब्रा है। उसके जरिए आप जो है ना अपनी अपनी रिलेशंस को, कंसेप्चुअल जो मॉडलिंग है वो सारी आप उसके थ्रू कर सकते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये काफी काफी जो है ये इसको इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो रिलेटिवली ज्यादा आसान है इसको।
अच्छा, चले ये इसको देखते हैं कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ डेटाबेस सिस्टम, डीबीएमएस कैटलॉग। अच्छा, ये हम मेन उसकी प्रॉपर्टीज पर जो है वो आ गए कि डेटाबेस अप्रोच की मेन प्रॉपर्टीज के। उसमें जो पहली क्या है चीज़ है कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। A DBMS catalog store the description of a particular database, data structures, types and constraint. इसको मेटा डेटा कहते हैं। ये डिस्क्रिप्शन जो होती है, दिस इज नोन एज मेटा डेटा। दिस अलाउज द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर टू वर्क विद डिफरेंट डेटाबेस एप्लीकेशन। तो इसको हम कहते हैं कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है, उसके उसको किसी और चीज़ की जरूरत है वो नहीं होती। इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटा कॉल्ड प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस। तो अभी हमने अगले चैप्टर में इंशाल्लाह जो है वो हमने एक पढ़ना है जिसको हम कहते हैं थ्री लेवल आर्किटेक्चर, हम उसको कहते हैं। इसको जो है वो हमने जो है वो हमने इसको इंशाल्लाह इसको हमने अगले चैप्टर में डिस्कस करना है। तो उसमें हम देखेंगे कि हम ये किस तरह से अचीव करते हैं कि आप जो आपने प्रोग्राम बनाए हैं, जो आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा है, उसका इस चीज़ से ताल्लुक नहीं होता और ना ही उसका इस चीज़ से कंसर्न होता है कि डेटाबेस फिजिकली किस तरह से जाके स्टोर हुआ। जैसे हमने बात की थी कि जो फाइल बेस अप्रोच है उसका जो एक सबसे बड़ा इशू क्या था कि प्रोग्राम डिपेंड करते थे टोटली डाटा पे, और डाटा फिजिकली किस तरह से स्टोर हो रहा है उस चीज़ पे। अगर आपने उसमें कुछ चेंज किया तो आपको उसके उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला था, और इसकी वजह से क्या है कि इनकी जो एप्लीकेशन थी वो बहुत लिमिटेड थी। तो जाहिर बात है कि इसमें प्रॉब्लम्स भी आती थी। अगर आपकी कोई फिजिकल स्टोरेज में कोई उस पर कोई मसला हुआ है तो फिर आपको अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें जो है फिर वो चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका अब हमें इसका फ़ायदा क्या है, ये प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस का फ़ायदा क्या है कि डाटा आपके जैसे मर्जी स्टोर है, आपका प्रोग्राम में चेंज होगी या डाटा की स्टोरेज में चेंज होगी तो उससे आपके प्रोग्राम में कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ये इसका होता है। तो इसको हम ये एडिटीज भी इसको हम कह देते हैं विच इज़ द एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हम इसे कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप उसको एब्स्ट्रैक्ट वे में डिफाइन करते हैं, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताते। अभी जैसे हम जो डिस्कस करेंगे, हम कहेंगे जी ये टेबल है, ये उसकी फील्ड है और ये टेबल्स में आपस में रिलेशनशिप है। अब हमें हमारे इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि ये फिजिकली किस तरह से जाके स्टोर होगा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, क्या चीज़ यूज होगी, ये इस चीज़ से हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा सिर्फ काम है डिज़ाइन से, हम बस डिज़ाइन करेंगे, दैट्स इनफ। हमारा डिज़ाइन ठीक होना चाहिए, हमारा डेटाबेस जो है बिल्कुल ठीक चलेगा, उसमें कोई इशू जो है वो नहीं होगा। तो ये देखें, अगर इसकी ये कैटलॉग की हम बात कर रहे थे तो इस तरह से जो मेटा डाटा है उसके मतलब ये एक इस तरह की एक स्लाइड हमने पहले भी देखी थी कि जिसमें हमने कहा था कि स्टूडेंट है, ये मेटा डाटा है, उसमें कितने कॉलम्स हैं, कोर्स के टेबल में कितने कॉलम्स हैं, सेक्शन में कितने कॉलम्स हैं। फिर हमने बात की थी कि कॉलम का नाम क्या है, उसकी डाटा टाइप क्या है और वो किस टेबल से बिलोंग करता है। तो ये सारी एग्जांपल है मेटा डाटा की, इसको हम कहते हैं मेटा डाटा। और इसका फायदा ये होता है कि जो हमने सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर की बात की थी ना, कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है कि जो भी चीज़ होती है वो उसके मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अपने पास जो है वो मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद है कि एब्स्ट्रैक्शन की बात की थी। एब्स्ट्रैक्शन के मतलब अभी जो है वो हम बात कर रहे थे कि a data model is used to hide storage details and present the user with a conceptual view। तो कंसेप्चुअल व्यू का मतलब ये है कि अभी इस तरह से अपने ये अगर हम पिछली स्लाइड में हैं तो ये हमने कहा था कि ये एक टेबल है। अब ये टेबल हम इसी तरह से डील करेंगे इसको, हम ये कहेंगे दिस इज अ टेबल, इसके अंदर ये फील्ड्स है, दैट्स इट, बस। और फिर हम बात करेंगे कि ये दो टेबल है, इनके दरमियान में आपस में रिलेशनशिप है, और ये बस हम उसको इस तरह से हम बात करेंगे। लेकिन हम ये नहीं हमने यहाँ पे अभी तक डिस्कस नहीं किया, ना ही इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे कि इसको हमने फिजिकली कैसे स्टोर करना है। इसको फिजिकली स्टोर करने के लिए हमने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज करना है, या इसमें जो सेक्टर्स होंगे, जो सेक्टर्स हैं वो कौन से होंगे, क्या करना है, ये चीज़ हमने कुछ भी डिस्कस इस पर नहीं करनी। तो ये सारा जो आपको ये नजर आ रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल व्यू। ये हमारा कॉन्सेप्चुअल व्यू है, और इसको हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे, हम इसी के जरिए अपना मॉडल बनाएंगे। और इसके वजह से क्या होता है कि हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब उसका क्या होता है कि ये जो भी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट होती है हम उसको सिर्फ डिस्कस करते हैं, लेकिन हम उसकी जो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये चीज़ हम डिस्कस जो है वो नहीं करते। एक तो ये आपके सामने एग्जांपल है कि ये एब्स्ट्रैक्शन है,
कि ये एक टेबल है, अब ये फिजिकली किस तरह से इसको मैनेज किया हुआ है ये हमें नहीं पता, हमें इसकी डिटेल का बिल्कुल भी नहीं पता। और फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे भी बहुत ज्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है कि ये फिजिकली किस तरह से जो है वो स्टोर होता है। जब थोड़ा सा चूंकि डेटा डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ाता रहता हूँ तो मुझे पता है कि डेटाबेस में जो है इस तरह से हैश टेबल जो है वो यूज करते हैं, हैश वैल्यूज होती हैं फिर उससे करते हैं, ये मुझे थोड़ा सा आइडिया, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल इसके मुतालिक मुझे नहीं है कि इसको किस तरह से जो है वो मैनेज किया जाता है। तो उसका फायदा ये होता है कि इस एब्स्ट्रैक्शन के प्रिंसिपल का फायदा है कि हम जो कम्प्लेक्सिटी है जो इस चीज की, हम उसमें नहीं जाते, क्योंकि ये थोड़ी सी आप ये कह लें कि अननेसेसरी चीज है, हमें इस कम्प्लेक्सिटी में जाने नहीं चाहिए। और डीबीएमएस हम यूज भी इसलिए करते हैं कि हमें वो इस चीज से अवॉइड रखे, हमें हमें ये इन डिटेल्स में ना जाना पड़े, हमें ये ना मैं देखना पड़े कि ये अब किसको हमने इसको फिजिकली किस तरह से जाकर स्टोर करना। तो ये इसको इसको हम कह देते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है वो कह देते हैं। और क्या है कि प्रोग्राम रेफर टू द डाटा मॉडल कंस्ट्रक्ट रादर देन द डाटा स्टोरेज डिटेल। तो अभी जिस तरह से हमने वो एक मॉडल एक देखा था पीछे यहाँ पे, जिस तरह से हमने ये बात की थी, तो इसमें आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि देखिए अब ये प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम में और दरमियान में ये जो है ये हमारा डीबीएमएस है। तो अब एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करेंगे, वो डीबीएमएस को सिर्फ क्यूरीज देंगे, क्यूरीज को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, कैसे उसको ट्रांसलेट करना है और फिर कैसे डाटा रिट्रीव करना है, इसका एप्लीकेशन प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं। डीबीएमएस ने क्या करना है कि जो क्यूरी दी है उसके अकॉर्डिंगली डाटा यहाँ से रिसीव करना है, उसको वापस लाना है, फिर उसको इस फॉर्मेट में बनाना है जिस तरह से हमने व्यू कहा था कि व्यू क्रिएट होगा, तो वो व्यू क्रिएट होगा और एप्लीकेशन को डाटा मिल जाएगा, एप्लीकेशन उस डाटा को जो है वो आपके सामने दिखा देगी, दैट्स इट। अब ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, इस डिटेल में हमें जाने की जरूरत जो है वो नहीं है। और उसके अलावा फिर हमने ये मल्टीपल व्यूज की बात की थी। मल्टीपल व्यूज का ये कहा था आपको कि व्यूज जो है वो वर्चुअल जो है वो टेबल्स होती हैं। और उसके बाद ये होता है कि डीबीएमएस ये प्रोवाइड करते हैं हमें कि इसके जरिए जो है वो हर यूजर को जो है वो उसको उसके उसके प्रिविलेज के मुताबिक डाटा जो है वो दिखाया जाता है। ये नहीं होता है कि हर डाटा पे जी। ये एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ डाटा स्टोरेज को ही रेफर करता है, सिर्फ स्पेसिफिकली उसके लिए? नहीं, ये इसका जो ओवरऑल जो कंप्यूटर साइंस है, जिस तरह से आपने इससे पहले चूंकि आपने मेरे साथ कोर्स पढ़ा इसलिए मुझे पता है, उसमें भी आप देखें कि वहां पे भी एब्स्ट्रैक्शन की बात हुई थी। तो हमने ये कहा था कि हम सिर्फ लिखते हैं कमांड्स या जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, जिस तरह से आपने C++ में इंस्ट्रक्शंस लिखी। अब उसके बाद क्या होता है कि ये ट्रांसलेट होती हैं, ये हमें पता है कि ये ट्रांसलेट होती हैं, ट्रांसलेट होने के बाद फिर ये एग्जीक्यूट होती है, ये हमें पता है। अच्छा, अब ये क्या है कि ये ट्रांसलेशन किस तरह से हुई, हमें पता है कि हमें सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए हमें कंपाइलर चाहिए, वो हमारे पास कंपाइलर होता है, वो ट्रांसलेट कर देता है और ट्रांसलेट करने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाती है, हमारे सामने उसका रिजल्ट आ जाता है। अब इससे नीचे क्या हो रहा है, ये इसमें इस डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, कैसे हो रहा है, वो किस तरह से कर रहा है, वेरिएबल किस तरह से मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं, तो उससे हमें उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है इसका हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है ये किस तरह से हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम इस डिटेल में जाते हैं ना तो फिर हम अपना एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और इसकी जरूरत भी नहीं होती। तो जब हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं ना, उसका फायदा ये होता है कि हम सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं और हमारा काम ये है कि हमने प्रोग्राम लिखना है, ये हमारा काम है। हमारा ये काम नहीं है कि हमने प्रोग्राम को चलाना है, इसके लिए हमने जो है ना ये हमने कंपाइलर रखे हुए हैं, वही सारा काम कंपाइलर कर देते हैं। क्योंकि इसके ये एक दफा आप लिख लें उसके बाद तो सिर्फ आपने इसका काम ये है कि इसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसको ये ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट कर देगा, दैट्स इट। तो ये एब्स्ट्रैक्शन जो होती है उसकी, चले मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह से आप कार्स चलाते हैं तो आपको पता है कि कार्स में 3 तरह के कंट्रोल्स होते हैं, उसमें स्टीयरिंग होता है और उसके अलावा जो है वो उसमें जो होता है कि उसके अंदर जो है वो ब्रेक होता है, फिर उसमें वो पेडल्स उसके होते हैं, क्लच होता है उसके अंदर। मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ वो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और इसके अलावा होता है कि इसमें एक हमारे पास होती है गियर शिफ्ट होती है, वो स्टिक जो होती है ना, गियर शिफ्ट स्टिक होती है। अब आप जब आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो वो आपको ये नहीं बताता कि ये देखो कि ये इस तरह से जो है ना, ये तुम ऐसे करोगे तो ये फिर ये डिस्क इस तरह से डिसएंगेज होगी। वो आपको सिर्फ ये बताता है कि क्लच प्रेस करो और उसके बाद गियर डालो, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्लच को छोड़ो और साथ आहिस्ता आहिस्ता रेस दो, और फिर ये साथ ये ब्रेक का पेडल है, इसको दबाओगे तो ब्रेक लग जाएगी। ये चीजें आपको बताता है।
अब ब्रेक किस तरह से लग रही है, एक गियर से दूसरे गियर में गाड़ी किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, इस चीज का ड्राइवर से कोई ताल्लुक नहीं होता। ना ही मेरे ख्याल में कोई ड्राइवर इतना बॉदर करता है कि वो डिटेल में जाके जो है वो ये देखे कि मैंने एक एक चीज देखनी है कि किस तरह से गियर डल रहे हैं या ये क्लच प्लेटें जो है किस तरह से काम कर रही है। उसको आइडिया जरूर होता है कि ठीक है ये इस तरह से होता है, ब्रेक लगाने से इस तरह से वो फ्रिक्शन पैदा होती है और उससे ब्रेक लग जाती है, एक्सेलेटर दबाने से होता है कि फ्यूल इंजेक्ट होता है इंजन में और उससे फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। ये तो चीजें हैं जो उसको पता होती हैं। लेकिन अभी किस तरह से फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, वो जो फ्यूल मोटर है वो किस तरह से कंट्रोल हो रही है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, और फिर उसके बाद ये है कि वो कितनी क्वांटिटी में फ्यूल जो है वो दे रही है, इस चीज से उसका कंसर्न जो है वो नहीं होता। उसका सिर्फ कंसर्न ये है कि उसको ये पता है कि ये जो कंट्रोल है जो अंदर गाड़ी के अंदर लगे हुए उसको किस तरह से चलाना, दैट्स इट। तो यही चीज जो है ये हम यहाँ पे यूज करते हैं जब हम प्रोग्राम बनाते हैं या डेटाबेस का डिजाइन बनाते हैं, तो हम इसी एब्स्ट्रैक्शन के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। अगर हम इसको ना यूज करें तो हम बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिटेल में जा सकते हैं जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, और जो असल काम है वो हमारा जो है वो नहीं होगा। ठीक है जी। जी अच्छा, उसके बाद क्या है कि शेयरिंग ऑफ डाटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, अलाउइंग अ सेट ऑफ कंकरेंट यूजर टू रिट्रीव फ्रॉम एंड टू अपडेट द डाटा। तो एक कॉन्करेंसी की हमने जो है वो बात की थी, कॉन्करेंसी कंट्रोल की बात की थी विद इन द डीबीएमएस। concurrency control within the DBMS guarantees that each transaction is correctly executed or aborted। तो ये मैंने आपको जो है ना वो आपको मैंने बता दिया था कि इसकी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या वो ट्रांजैक्शन जो है वो कमिट होती है या वो अबॉर्ट होती है। तो ये इसका होता है। अगर तो सारे स्टेप्स जो है ना वो जो सीक्वेंस में चल रहे हैं वो सारे चलते रहे और उसमें कोई मसला ना हो तो फिर तो ये कमिट हो जाती है, अदरवाइज क्या होता है कि फिर वो अबॉर्ट हो जाती है। तो ये दोनों सूरतों में मकसद ये होता है कि जो डेटाबेस है वो आपका कंसिस्टेंट स्टेट में रहे और उसको दरमियान में कहीं नहीं छोड़ना। तो अगर वो उसको छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा कि उसका जो है फिर आपका जो है वो डेटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में जो है वो चले जाएगा। ठीक है। कॉन्करेंसी कंट्रोल जो है ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इसकी ये खास तौर पे जो है वो उस वक्त ज़्यादा राइज हुई है कि जिस वक्त वेब बेस्ड जो अप्रोच, वेब बेस्ड जो फ्रंट एंड है वो क्रिएट हुए। फिर ये हुआ कि उससे बहुत ज़्यादा यूजर जो है वो एक ही वक्त में डेटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये पॉसिबल है कि एक ही रिकॉर्ड को बहुत एक से ज़्यादा यूजर जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। अब उसकी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि आप फर्ज करें कि क्या होता है कि ये एक बैंक का जो है वो डेटाबेस है और यहाँ पे एक दो पर्सन है, दो ले लें फिलहाल, दो को कर लें, तीन भी हो सकते हैं। तीन यूजर्स हैं, ये एक ही अकाउंट को, उनका जो अकाउंट नंबर है वो बिल्कुल सेम है, 1 2 3 हम ले लेते हैं, और उसमें ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे मसला ये आ जाता है कि क्या इनको अलाउ जो है वो किया जाएगा कि ये तीनों एट द सेम टाइम जो है वो इसको इसमें चेंजेस कर सके। और उसका मेरे ख्याल में मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि इंटरनेट है तो इंटरनेट में जो पैकेट्स हैं वो डिफरेंट रूट से आते हैं। तो उसमें ये पॉसिबल है कि ये चीज़ इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि इन तीनों ये तीनों अगर एक ही वाईफाई से और एक ही तरह के इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो फिर भी ये चीज़ जो है इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये तीनों जो है एक ही वक्त में अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते होंगे। तो इसमें एक ये होगा कि कोई ना कोई पहले जो है वो उसकी ट्रांजेक्शन जो है पहले स्टार्ट हो जाएगी। जब उसकी ट्रांजेक्शन पहले स्टार्ट होगी तो बाकियों को जो है ना वो होल्ड कर दिया जाएगा, उनको ऑन होल्ड जो है वो रखा जाएगा। जब तक कि पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती उस वक्त तक जो है वो होल्ड पे रहेंगे। और अगर वो उनको हो सकता है उनको ये मैसेज आए कि जो अकाउंट है वो भी एक्सेस नहीं हो सकता, उसको एक तरह से कहने कि उसको लॉक कर देते हैं, अकाउंट को लॉक कर देते हैं, उसमें फिर कुछ चेंज नहीं हो सकती जब तक ये ट्रांजेक्शन कमिट या अबॉर्ट ना हो, उस वक्त तक जो है वो अकाउंट लॉक रहता है। और जैसे ही वो कमिट होता है या अबॉर्ट होता है तो फिर वो लॉक जो है उसको ओपन करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे यूजर जो है वो उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वजह से ये इसका फायदा ये होगा कि जो इस तरह से कोई मिलिशियस कोई या कोई भी जो कह लें कि कोई इस तरह से कोशिश करे कि ये एट सेम टाइम अपने अपने अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा जो है वो पैसे निकलवा ले, तो ये चीज़ पॉसिबल जो है वो नहीं है। और ये इस वजह से पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास डिफरेंट कॉन्करेंसी कंट्रोल की टेक्निक्स हैं जो कि हम इस पर अप्लाई करते हैं। फिर हमारे पास जो है वो रिकवरी सब सिस्टम होता है। इसका ये होता है कि हम डेटाबेस मोस्टली इस तरह से होता है कि कुछ हम इस तरह से ट्रिगर्स या इस तरह के कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना लेते हैं, स्टोर प्रोसीजर होते हैं कि जो कि हम एग्जीक्यूट करते रहते हैं। डाटा ऑटोमेटिकली जो है वो उसका वो बैकअप जो है वो होता रहता है उसका।
तो अब उसमें फिर क्या होता है कि इन केस ऑफ एनी एनी इवेंट के कोई मसला हुआ है तो फिर उसका जो बैकअप है उसको भी डाटा बेस को वहां से रिकवर कर लिया जाता है। इस तरह से OLTP है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, द मेजर पार्ट ऑफ allowing hundreds of concurrent ट्रांजैक्शन। ये भी मैंने थोड़ा सा आपको तो मैंने अभी इसके बारे में जो है वो बता दिया। और जो यूजर्स हैं, यूजर जो हैं वो इनको हम दो कैटेगरीज में आप कह लेंगे डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कह देते हैं कि एक्टर्स ऑन द सीन, और दूसरे कह देते हैं वर्कर्स बिहाइंड द सीन, इनको हम कह देते हैं। तो एक्टर्स ऑन द सीन कौन है? दोज हु एक्चुअली यूज एंड कंट्रोल द डेटाबेस कंटेंट एंड दोज हु डिजाइन, डेवलप एंड मेंटेन डेटाबेस एप्लीकेशन। और जो एक्टर्स बिहाइंड द सीन है, दोज हु डिजाइन एंड डेवलप द DBMS सॉफ्टवेयर रिलेटेड टूल्स एंड द कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटर्स। तो ये जो DBMS है, जारी बात है कि ये उन कंपनीज में काम कर रहे हैं जो कि DBMS डेवलप करती है। और जो एक्टर्स ऑन द सीन है ये यूजर्स है। जैसे कि अगर आप एज अ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का जो डेटाबेस सिस्टम है उसको एक्सेस कर रहे हैं तो यू आर एक्चुअली एक्टर्स ऑन द सीन। या आप एप्लीकेशन डेवलपर हैं जो फ्रंट एंड बना रहे हैं तो यू आर आल्सो एक्टर्स ऑन द सीन। तो इनको देखते हैं ये कौन कौन है। एक्टर्स ऑन द सीन में क्या आ जाते हैं कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथराइजिंग एक्सेस टू द डेटाबेस, for coordinating and monitoring its use, acquiring software and hardware sources, controlling its use, and monitoring efficiency of operation। तो ये इनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिंपली अगर आपको जो ये तो खैर बड़ी फॉर्मल सी बात लिखी हुई है, तो इनका काम क्या है कि इन्होंने डेटाबेस को इंस्टॉल करना है। उसके बाद क्या करना है कि इन्होंने एक स्क्रिप्ट चला, बेसिकली वो कमांड्स होती हैं वो चलाएंगे, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक्सेस ग्रांट करनी है यूजर्स को, किस यूजर को कौन कौन सी एक्सेस है। और उसके बाद इन्होंने टाइम टू टाइम देखते रहना है कि इन्होंने रिकवरी, बैकअप वगैरह ये सब चीज़ें इन्होंने टास्क जो है वो परफॉर्म करनी है। ये इनका जो है वो काम होगा। ओवरऑल इनका फंक्शन ये है कि जो डेटाबेस है वो वर्किंग कंडीशन में जो है वो रहे और उसमें किसी तरह का कोई मसला जो है उसके अंदर नहीं हो। फिर हमारे पास डेटाबेस डिजाइनर आ जाते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिफाइन द कंटेंट, द स्ट्रक्चर, द कंस्ट्रेंट, द फंक्शन और ट्रांजैक्शन अगेंस्ट द डेटाबेस। दे मस्ट कम्युनिकेट विद द एंड यूजर एंड अंडरस्टैंड देयर नीड। तो ये वो लोग हैं जो डेटाबेस डिजाइन करेंगे। इसमें इस कोर्स का मैंने जैसे आपको बताया था कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये है कि हमने डेटाबेस डिजाइन कैसे करना है। तो ये वो लोग होंगे कि जो डेटाबेस डिजाइनर होंगे। सॉरी। उसके बाद एंड यूजर्स है। एंड यूजर्स वो लोग होते हैं, अगर आप एग्जांपल लें कौन कौन से हैं। स्टूडेंट जो है, अगर वो यूनिवर्सिटी का जो UMS है उसको यूज कर रहा है अपना जो जिसे कह लेंगे अपना ग्रेड्स वगैरह देखने के लिए, या अपनी जो उसके फी चलाना है उसको डाउनलोड करने के लिए, तो वो एंड यूजर है। अब उसकी एंड यूजर की भी जो है वो कह लें कि दो तरह की टाइप होती है। कैजुअल यूजर होता है जो कभी कभी एक्सेस करते हैं। फिर नाइव यूजर्स होते हैं। ये वो यूजर्स होते हैं कि जो कि जिनको ज़्यादा नहीं पता होता कि ये सिस्टम किस तरह से काम करता है। उनको सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी किसी तरह से समझा दी जाती है ट्रेनिंग के थ्रू कि आपने इस तरह से काम करना है, तो बस उनको इतना पता था, उसके बहुत ज़्यादा डिटेल उनको जो है वो नहीं पता होती। तो इसके अलावा क्या है कि इनको आप कह सकते हैं कि लास्ट सेक्शन ऑफ एंड यूजर पॉपुलेशन, they use previously well-defined function in the form of canned transaction against the database. User of mobile apps mostly fall in this category. Bank tellers or resolution clerks are parametric users who do this activity for entire shift of operation. और सोशल मीडिया यूजर पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे जो है ये नाइव यूजर्स हैं। तो इन सब में कॉमन बात ये है कि इनको जो एक्चुअल उसकी वर्किंग है उसके बारे में ज़्यादा जो आइडिया है वो नहीं होता। फिर हमारे पास आए थे सोफिस्टिकेटेड यूजर्स आए थे। ये सोफिस्टिकेटेड यूजर्स थोड़ा सा जो नाइव यूजर्स है उनसे थोड़े से आप कह लें कि ज़रा थोड़े ज़्यादा उसको जो सॉफ्टवेयर है उसको इस्तेमाल करते हैं। दीज इंक्लूड बिजनेस एनालिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड others thoroughly familiar with the system capabilities. Many use tools in the form of software packages that work closely with the stored database. तो फिर ये सोफिस्टिकेटेड यूजर आ जाते हैं। और इसकी हो सकती है कि जैसे बैंक मैनेजर है वो ज़रा थोड़ा सा, या बैंक के अंदर कुछ यूजर होते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होता है। आमतौर पे वो उसको बहल में उसको कह देते हैं, मैंने पढ़ा है उसका नाम, एक तो बैंक मैनेजर होता है ना, तो एक और होता है उसका नाम, मैंने अक्सर मैं गया हूँ बैंक्स में तो मैंने देखा है कि वो लिखा होता है उसके बारे में, अब मेरे ज़हन से उसका वो निकल गया। तो वो कुछ यूजर्स होते हैं जो कि जैसे काउंट ऑपरेशनल मैनेजर, ऑपरेशन, हाँ जी ऑपरेशन मैनेजर,
ये ऑपरेशन मैनेजर कह लें कि वो सोफिस्टिकेटेड यूजर होता है, उसको आप कह सकते हैं। या अगर आप इस तरह से करें कि बाज़ का रेलवे का, वैसे हमारा सिस्टम कोई इतना आइडियल तो नहीं है कि उसकी एग्जांपल जो है वो दी जा सके, लेकिन फिर भी होता है कि उसमें भी उन्होंने एक बंदा ऐसा रखा होता है। बंदा या बंदी इस तरह की होती है कि जो आप कह लें कि एक तरह के जो है, यहाँ एक और चीज़ होती है, अगर आप कभी ये गए हों, जैसे ये कारफोर है या मेट्रो वगैरह में गए हों, तो वहाँ पे बाज़ का इस तरह से होता है कि अगर आपने कोई रिटर्न करनी है कोई चीज़, अगर आप कहते हैं कि नहीं ये चीज़ जो है ना ये गलत हो गई है, या वो जो उस पर स्टाफ जो खड़ा है उससे कोई गलती हो गई है, तो उस वक्त क्या होता है कि फिर वो किसी एक बंदा आता है, उसको कहता है कि यार इधर आप अनलॉक कर दें, तो वो फिर उसको अपने वो कार्ड के थ्रू या पासवर्ड के थ्रू उसको अनलॉक करता है। तो वो उसको आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड यूजर जो है वो होता है। तो इसी तरह से स्टैंड लोन यूजर होते हैं, मोस्टली मेंटेन पर्सनल डेटाबेस यूजिंग रेडी टू यूज पैकेज एप्लीकेशन। An example of the user is a text program that creates its own internal database. Another example is the user that maintains a database of personal photos and videos. तो ये भी होता है, बाज लोग जरा जरा थोड़े आप अपने भी बना सकते हैं एप्लीकेशन जो आपके अपने यूज के लिए हो, जो कि आप देखें अपनी नीड को असेस करें, फिर उसके बाद जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन बना लें, तो यू आर स्टैंड लोन यूजर। अच्छा, इसी तरह से एक्टर्स ऑन द सीन है सिस्टम एनालिस्ट और एप्लीकेशन डेवलपर। जो सिस्टम एनालिस्ट हैं, दे अंडरस्टैंड द यूजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइव एंड सोफिस्टिकेटेड यूजर एंड डिजाइन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कैंट ट्रांजैक्शंस। कैंट ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एटीएम ट्रांजैक्शन की एग्जांपल दी थी, तो वो ऑटो, उसको आप कह सकते हैं कि वो एक तरह की कैंट ट्रांजैक्शन है। To meet those requirements, application programs implement the specification developed by the analyst and test and debug them before deployment. और फिर business analyst हैं, there is an increased need for such people who can analyze vast amount of business data and real time data, जिसको हम big data कहते हैं, ये हमने पहले भी बात की थी, for better decision making related to planning, advertisement and marketing. तो ये अक्सर जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उसमें ये सिस्टम एनालिस्ट भी उनको कह देते हैं। जरा थोड़ा सा ये जो टाइटल है ना, थोड़ा सा ऐसे अट्रैक्टिव लगता है जरा, ये सिस्टम एनालिस्ट है। हालांकि इनका काम काम जो एक तरह की रिक्वायरमेंट इंजीनियर की तरह होता है, कि इन्होंने जरा उससे उससे थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा होता है, जो सिंपल रिक्वायरमेंट इंजीनियर उससे थोड़ा ये एक्सपीरियंस बंदा होता है। और फिर जो लोएस्ट कैटेगरी जो आमतौर पर सॉफ्टवेयर हाउसेज में होती है, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स की होती है, जो कि आमतौर पर फ्रंट एंड जो है वो डिजाइन कर रहे थे। ये जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, ये फिर जरा ये सिस्टम एनालिस्ट से भी एक स्टेप जो है वो थोड़े से आप कह लें कि ऊपर होते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि जी ये एक्टर्स बिहाइंड द सीन जिनकी हम बात कर रहे थे, कि उसमें डेटाबेस डिजाइनर्स एंड इम्प्लीमेंटर्स हैं। ये क्या करते हैं कि डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट डीबीएमएस में पैकेज इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स एंड इंटरफेसेस एंड टेस्ट एंड डिबग देम। द डीबीएमएस मस्ट इंटरफेस with application language compilers operating system tool developers and design and implement software systems called tools for modeling and designing databases, performance monitoring, prototyping, test data generation, user interface creation, simulation that facilitate building of applications and allow user using database effectively. Or operators and maintenance personnel, and they manage the actual running and maintenance of database हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। तो ये वो लोग हैं जो मोस्टली, अगर इन दोनों की बात करें ना, ये उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं कि जिसने कि वो डीबीएमएस डेवलप किया हुआ है। जैसे अगर आप ये आप बात करेंगे ना कि माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर की बात करेंगे, तो ये बेसिकली बंदे जो है ना माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयर होंगे, एम्प्लॉयर्स जो है ना वो होंगे, जो कि वहाँ पे जो है वो ये बंदे सारे वहाँ पे काम करें। तो इसके हमारे साथ तो इनका आम यूजर का या आम ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, सिर्फ आप तो सॉफ्टवेयर परचेज करके उसको यूज कर रहे हैं, दैट्स इट, ये होता है। और इसके अलावा ये हो सकते हैं, ये लोग जो है ना कोई कंपनी हायर कर सकती है, जो कि जिन जिन लोगों का काम जो है ना वो मेंटेनेंस वगैरह है। तो मेंटेनेंस वगैरह अगर आपने कोई सर्वर लिया हुआ है, तो वो सर्वर की मेंटेनेंस वगैरह जो है ये लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, और फिर उसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसको जस्ट गो थ्रू करते हैं, कि बहुत सारी बातें हम बात कर चुके हुए हैं, तो फिर भी इसको जरा देख लेते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, कंट्रोलिंग रिडंडेंसी इन डाटा स्टोरेज and in development and maintenance efforts. Restricting unauthorized access to data, only the DBS staff will use this privilege command and facilities. Providing persistent storage of for program objectives, providing storage structure
indexes for efficient query processing. और इसी तरह से है कि जी providing optimization of queries for efficient processing, providing backend recovery services, providing multiple interfaces with different classes of user, representing complex relationship among data, enforcing integrity constraints on the database, drawing interfaces and actions from the stored data using deductive and active rule and triggers. अच्छा, तो additional implication क्या होंगी कि potential for enforcing standards. Standard refer to data item names, display format, screens, post structured metadata, description of data, web page layout, reduce application development time, incremental time to add each new application is reduced. Or flexibility to change data structures. Database structure may evolve as new requirements are defined, availability of current information, economies of scale, wasteful overlapping of sources and personnel can be avoided by consolidating data and applications across department. ये हमने एक देख भी लिया था शुरू में, एक स्लाइड थी जिसमें हमने देखा था कि ये एक चूंकि सेंट्रलाइज्ड एक होता है, एक सेंट्रलाइज्ड एक्सेस होती है, सारी जो क्यूरीज हैं, सारी जो क्यूरीज हैं वो एक सिस्टम के पास आती हैं, एक सॉफ्टवेयर के पास आती हैं और वही मैनेज करता है कि इसको कितना डाटा देना है, किस ऑर्डर में देना है, कितना देना है. तो इस वजह से जो है उसमें जो आप कह लेंगे जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो काफ़ी बेहतर होती है. अच्छा, तो अगर इसकी हिस्ट्री की तरफ थोड़ी देखें तो उसमें ये था कि hierarchical and network models were introduced in mid 1960s and dominated during the 70s. अच्छा, ये थोड़ा सा वैसे रह गया है, तो ये है कि फिर इसको हम कल कर लेते हैं. क्या ख्याल है? जी सर, ठीक है. सुबह से क्लासेस ले रहे हैं. सुबह से कहा यार, दोपहर 2 बजे शुरू है. ठीक है सर, कोई बात नहीं. सुबह तभी होती है ना.